ड्राफ्टिंग को फेस ना करें, और बहुत सारे इंट्रेन स्टूडेंट या ला के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि चेंबर बहुत छोटा होता है, नॉर्मली हर आदमी ये चाहता है कि अच्छे वकीलों के पास इंट्रेन वो करे, अच्छे लोगों के पास वो सीखना चाहे, और ऐसे वकील के पास इंटर्नशिप बच्चे करना चाहते हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर्स हो और वो कई तरह के मैटर्स करते हो। उस तरह उनकी चॉइस होती है, क्योंकि एक ही तरह की वकालत शुरुआत में करने पे लाइवलीहुड भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि डबल ग्रेजुएट होते हैं, एक बार बीए पास होते हैं, फिर एलएलबी करते हैं। तो डबल ग्रेजुएट होने के बाद जो आदमी कोर्ट में आता है वो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें मतलब इनकम भी जनरेट करना है उसी के माध्यम से। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब बच्चे को जैसे ही लॉ में एडमिशन लेते समय से लेकर करके और उनको एलएलबी की डिग्री हासिल करने तक बीच बीच में यानी 3 डेज का उनको कोर्ट कैंपस में उनको कॉलेज कैंपस में टाइम देना चाहिए, और 3 डेज का उनको फिजिकली कोर्ट में आकर के इंटर्नशिप करना चाहिए। या अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो जो 3 महीने कॉलेज में पढ़ाई होती है और उसके बाद सेमेस्टर का एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम के बाद 1.5 से 2 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए सभी कॉलेजेस लगभग परमिट करते हैं। लेकिन यूपी में क्योंकि थोड़ा लॉ का वो स्टेज नहीं आ पा रहा है अभी, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करते, और इंटर्नशिप अगर प्रोवाइड भी करते हैं तो बच्चों को वो बोनाफाइड लेटर नहीं इशू करते हैं, जिससे ऑनरेबल हाई कोर्ट वगैरह में इंटर्नशिप के लिए उनका पास नहीं बन पाता है। ये बच्चों के सामने ऐसी डिफिकल्टी आती है जो देखने को बराबर मिलता है। अब हम एक केस को एग्जामिन करते हैं कि आप पास्को के एक्ट में भी अगर कोई केस ड्राफ्ट करें तो कैसे अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं, उस केस के डिस्कशन पे हम आते हैं। बेसिकली ये केस हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का है जिसमें पास्को एक्ट लगा है, और उसको हम देखते हैं कि क्या गिरवांश और कैसी रही है जिसकी वजह से फर्स्ट डे से यानी सीआरएलपी क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल हुई, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया। उसके बाद में आईओ ने लापरवाही से विवेचना करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस है वो तिल को ताड़ कर देती है, ताड़ को तिल कर देती है, जैसा चाहती है वैसा इन्वेस्टिगेशन कर देती है। जबकि विनोद कैपिटल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17/5/2017 को इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है। पैराग्राफ 192 एंड 193 में ये कहा है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो एक्यूज को भी राइट है कि वो जाके कोर्ट में अप्रोच करे, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन से कंप्लेनेंट इंफॉर्मेंट भी एग्रीव्ड है तो वो जाकर के कोर्ट में अप्रोच करे। इससे पहले एक जजमेंट का मैंने जिक्र किया था कि उसमें एक जजमेंट को मैंने जिक्र किया था कि ललिता कुमारी में भी एफआईआर के स्कोप पे और इन्वेस्टिगेशन पे भी बहुत सारा जिक्र किया गया है। और इसके अलावा भी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट पास किया है। रमेश कुमार धीरेन्द्र कुमार वर्सेस रमेश कुमार पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ ऑर्डर किया है। धर्मपाल के जजमेंट पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट और गाइडलाइन दी है, लेकिन गाइडलाइन जो है वो एक्चुअली सिर्फ जजमेंट किताबों में साइट होती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में साइट होती है। निचली अदालतों में और ट्रायल कोर्ट में, मैंने खुद भी ट्रायल कोर्ट में वकालत की है लखनऊ में, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का वो हुआ है। वहां पे जजमेंट वगैरह अगर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दीजिए तो ऐसा लगता है कि जैसे जज साहब ये समझते हैं कि हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं या वो हमें पढ़ाने जा रहे हैं, तो इरिटेशन का फॉर्म होने लगता है।
इसलिए ट्रायल कोर्ट में हुजूर हुजूर पे ही ज्यादातर काम चलाते हैं, ज्यादा उस पे भी जिक्र नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि जब एफआईआर फाइल हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल हो गई। एनीवे कैसे भी फाइल हुई, चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट के बाद जो ट्रायल कोर्ट जज होता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, उस पे वो कॉग्निजेंस लेते हैं। 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेने के बाद स्टेट केस ट्रीट करते हुए 190 सी में समन इशू करते हैं। समनिंग ऑर्डर इशू होने के बाद यानी एक्यूज को परमा फेसाई अगेन कोर्ट समन करती है कि वो आकर करके बेल कराए और बेल के बाद में ट्रायल को प्रोसीड करे, पार्टिसिपेट करें। अब जब समन इशू हो जाए तब ये स्टेज है कि आप समनिंग ऑर्डर के खिलाफ आप हाईकोर्ट आ सकते हैं। और इनिशियल स्टेज पे हमने सीआरएलपी यानी क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन में ये बताया कि आप जो है डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्यूज के पास या जिसका नाम एफआईआर में आ जाता है, नेम्ड हो या अननेम्ड हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वो सीआरएलपी की पिटीशन उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में लखनऊ हो या इलाहाबाद, तो आप सीआरएलपी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसको सिंपली हम कहते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। और जब एफआईआर के साथ साथ उसमें चार्जशीट भी लग जाती है, चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस ऑर्डर पास हो जाता है और समनिंग ऑर्डर हो जाता है, तो ऐसे में आपको 482 की पिटीशन फाइल होती है। कुछ स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसमें रिवीजन फाइल करते हैं समनिंग ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन चूंकि अदालत प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का वर्डिक्ट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यूपी के बारे में, तो यहां पे ज्यादातर लोग जो है हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन फाइल करते हैं। तो बेसिकली हम भी मतलब उसमें रिवीजन नहीं फाइल करते हैं। मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि 482 का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है और रिवीजन का स्कोप है वो 3 स्टेप पे है। उसमें इलीगलिटी क्या है ऑर्डर में, तो नॉर्मली एक लाइन का ऑर्डर होता है। कॉग्निजेंस का भी मैं शो करता हूं कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ऑर्डर पास किया जाता है, आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए और सारे रिकॉर्ड को पेरूज होने के बाद में ऑर्डर पास होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस केस में भी यही है। और दूसरा ये है इम्प्रॉपरिटी है, इलीगलिटी है और एरर ऑफ फेस जो ऑर्डर का है उस पे क्या कमी है। तो मुझे लगता है एक लाइन के ऑर्डर में आप कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे, हम भी नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए 482 में एंड ऑफ जस्टिस है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, मालाफाइडी ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, भजन लाल का केस स्टेब्लिश करने के लिए होता है, तो बहुत सारे मामले में ऐसी पिटीशन जो है वो फाइल हो जाती है। अब देखते हैं इस केस में, जिस केस का हम जिक्र कर रहे थे, इस केस में बेसिकली क्या है, ये क्रिमिनल, ये प्रोफार्मा तो मैंने शो किया था, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन है। 482 की डिस्ट्रिक्ट लिखना है और 482 की जो पिटीशन है वो कॉग्निजेबल बाय सिंगल जज है। ये पार्टी नेम है एजाज अहमद, उम्र लिखा है, जेंडर लिखा है मेल, और मोबाइल नंबर इसलिए नहीं लिखा जाता है कि चूंकि वारंट वगैरह हो जाता है तो पुलिस टांग लेगी, अरेस्ट कर लेगी, इसलिए पिटीशन में हम लोग जो है सिविल के पिटीशन में नॉर्मली यहाँ पे नंबर शेयर करते हैं, मेल आईडी शेयर करते हैं, लेकिन क्रिमिनल मामले में ना तो सीआरएलपी में यहाँ पे नंबर शो करते हैं मोबाइल और ना ईमेल शो करते हैं, क्योंकि कभी भी पुलिस साइबर उसको कर कर करके और टांग लेगी तो हमारे यहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं होगा उसके आने का। तो इसलिए इस बात का हम ख्याल रखते हैं। स्टेट रेस्पोंडेंट है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा डिटेल भर ले, ये प्रोफार्मा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप देख सकते हैं। जो क्राइम नंबर है यहाँ पे मेंशनिंग होगी, उसके बाद में 354 54 223 506 आईपीसी 78 पास्को एक्ट है और ये पुलिस स्टेशन जहांगीराबाद डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है।
जिसमें ट्रायल कोर्ट का भी नीचे इसमें जिक्र करना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट में केस नंबर लिखना जरूरी है और उसके बाद में ये अब सीएनआर नंबर आने लगा है जो ऑनलाइन होता है। उसके बाद में किस डेट को ऑर्डर है, समनिंग ऑर्डर, कॉग्निजेंस ऑर्डर, वो लिखना है और किस कोर्ट के जरिए से है, ये कोर्ट का नंबर लिखा हुआ है। ये इजी वे में आप इसको समझ लीजिए। और चूंकि एक्स्ट्रा पार्टीज से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है, इसलिए इस कॉलम को नहीं भरते हैं टाइम बचाने के लिए। उसके बाद में इंडेक्स है। इंडेक्स के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इंडेक्स जरूरी क्यों है। बार बार मैं ये बात कहता हूं, यहां केस नंबर है और इंडेक्स जरूरी क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक सेकंड में आप किस पेज पे क्या क्या लगाए हैं वो आप पहुंच सके। अच्छा, एफआईआर क्वेश्चन की रिट पिटीशन में मैंने बताया था कि एफआईआर पहले लगाना है, लेकिन 482 में थोड़ा सा उसके विपरीत इसमें मैंने लिखा है। इसलिए लिखा है कि कोर्ट का अटेंशन हमें गेन करना है इस केस में, क्योंकि पास्को का केस है, सीरियस है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। इस बात को समझना भी इंपॉर्टेंट है। समझना क्या है, मैंने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट को ऑर्डर लगाया था सिर्फ इस बात को अपने कंटेंशन को प्रूव करने के लिए कि लॉर्डशिप इस मैटर में हम डिवीजन बेंच में आए थे एफआईआर क्वेश्चन के लिए, और ऑनरेबल डिवीजन बेंच को यानी डबल जजेस को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने इस मामले में पाया, हमारी सीआरएलपी की पिटीशन नंबर है 5373 ऑफ 2023, ऑर्डर डेटेड 14/7/2023। इसमें मैंने मेंशन किया पहले ही एनेक्सर में कि लॉर्डशिप चूंकि, और यही आर्गुमेंट की बिगनिंग हुई कि लॉर्डशिप चूंकि ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिलीफ पे दिया और कोई मिसयूज नहीं है, इसलिए वी आर इंटाइटल फॉर इंटरिम रिलीफ। तो यहां पे मैंने पहले लगा दिया है इसको ताकि अटेंशन गेन हो सके। आपके केस में जैसा हो वो करिए। फिर एफआईआर लगाया, एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल की, उसके बाद में अब यहां से डिफेंस का पेपर लगा। जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि डिफेंस का पेपर मेरा यह है कि पहले हमारी बीवी मतलब अप्लीकेंट की वाइफ ने कंप्लेन किया, उस कंप्लेन पे जब पुलिस एक्शन करने लगी और इसी पे इंक्वायरी हुई, जिसको सीएम पोर्टल से ये डाउनलोड किया गया। सीएम पोर्टल पे आईजीआरएस जन सुनवाई की रिपोर्ट है। जन सुनवाई में कुछ हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन उल्टा आप जेल चले जाएंगे या जेल जाने की नौबत आ जाएगी। सीएम साहब का पोर्टल इस तरह का है, कई मामलों में हमने देखा है। तो जन सुनवाई पोर्टल पे ज्यादा काम करने के बजाय पुलिस को कंप्लेन जो दे वो स्पीड पोस्ट से दें। स्पीड पोस्ट की रसीदें 154(3) सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट है, जिसमें 156(3) वगैरह फाइल करना है। और विनोद कैपिटल में उसका विनोद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो क्रिमिनल अपील कैपिटल नंबर है 5258 2015, जिसमें 17/5/2017 का जजमेंट है। पैराग्राफ 192 एंड 193 इज वेरी रिलेवेंट। उसको अलग से आप नेट से डाउनलोड कर करके वो कर लीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसको हम साइट करा देंगे। अब मामला ये है कि जन सुनवाई पे मैं अवॉइड करता हूं क्लाइंट को कि जन सुनवाई पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, लेकिन जो लोग डाल करके आ जाते हैं हम लोग लगा देते हैं। अब देखिए केस मेरा क्या है कि जिस मामले पे शिकायत हुई उसी मामले पे पुलिस 107(16) की कार्रवाई कर चुकी है, और ललिता कुमारी के जजमेंट के हिसाब से अगर कोई भी प्रथम दृष्टया यानी परमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसमें एफआईआर लिखना मैंडेटरी करता है। अब अगर 107(16) फर्स्ट डेट पे सब इंस्पेक्टर ने अगर कर दिया, इसका मतलब यह है कि परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट नहीं हुआ था, इसलिए 107(16) की कार्रवाई की गई। लेकिन वही जिसने सीएम पोर्टल पे रिपोर्ट लगाई, कैसी है एसपी वगैरह, कैसी है ब्यूरोक्रेसी, जो एकदम आंख बंद कर करके आते हैं और साइन करके फॉरवर्ड कर देते हैं। सॉरी टू से दिस वर्ड फॉर द आईपीएस कि
वही विवेचक जो पहले 151 कर रहा है, 107-16 कर रहा है, उसी ने इसमें चार्जशीट भी फाइल की। जो पहले ये कह रहा था कि घटना हुई नहीं, और जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उनको ये लगने लगा कि घटना हो गई। सॉरी टू से दिस वर्ड, बट वी हैव टू से। अब देखिए, इसके बाद में इन्होंने स्टेटमेंट है 161 का और 164 का, और उसके बाद में मेडिकल है, आधार कार्ड है, और ये वकालतनामा है। तो जिस्ट ऑफ द एलिगेशन वो जिस्ट इंडेक्स से मिल गया। इंडेक्स के बाद हम आते हैं, ये हम डेट ऑफ इवेंट को बहुत बार फोकस करते हैं बदर जी, इसलिए फोकस करते हैं कि हम बहुत लंबी इसकी जिस्ट नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं। इसका जो जिस्ट हम बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड में रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट में रखने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि ऑनरेबल कोर्ट आसानी से उस केस को समझ पाती है। जैसे मैंने इस पे लिखा कि इस डेट को एफआईआर हुई थी और ये मैटर हुआ था, और इस डेट में हमने सीआरएलपी फाइल किया, और सीआरएलपी में ऑनरेबल कोर्ट ने 41(1) जो अभी हम जिक्र कर रहे थे वो उसको देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ये मैंने जजमेंट यहाँ पे लिख रखा है। ये आप इसको नेट से अगर चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये एससीसी में रिपोर्टेड है, कई जनरल में जेआईसी, एससीसी और एआईआर वगैरह में भी ये रिपोर्टेड है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो ये है, मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो अपोजिट पार्टी नंबर 3 है, उसने जो है चार्जशीट फाइल किया था और माला फाइडी इंटेंशन थी। इसमें बहुत सारी चीजों को मैंने मेंशन किया है, वो आपको मैं एनेक्सर जब दिखाऊंगा तो उस पर वो कर दूंगा। और ये कहा कि माला फाइडी चार्जशीट फाइल हुई, और जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे मेरा एलिगेशन है इस केस में भी, और तमाम ऐसे बायस्ड हो जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। अगर इन्वेस्टिगेशन हर केस में सही होने लगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम ना हो। मैंने लिखा कि दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 3 हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट properly and maliciously frame the charges against the applicant. Wherefore, the Honorable Court may kindly be pleased to intervene in the matter and kindly pass the order for quashing the charge sheet number such and such. ये मैंने पूरी बात लिखी थी। तो डेट ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में यहां से अब शुरू हो गया मेरा जो पिटीशन है। ये अच्छा, एक चीज और समझना है कि जो सीआरएलपी की पिटीशन में हम लोग फाइल करते हैं उसमें दो तीन पार्टी बनाते हैं। उसमें सीआरएलपी की पिटीशन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो अप्लीकेंट होता है वो तो होगा ही, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हर एक में पार्टी होगी, वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बना दिया, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं था, हम इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड किए। स्टेशन हाउस अफसर को बनाया, थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। विक्टिम का नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना है कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने और सब्सिक्वेंटली सर्कुलर के तहत विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है पास्को के केस में। इसलिए यहां पे क्या करते हैं, आपको भी ऐसे पार्टी का नाम बनाना होगा, कंप्लेनेंट ऑब्लिक इंफॉर्मेंट इन केस क्राइम नंबर इतना अंडर सेक्शन इतना, और पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल के अमेंडमेंट के तहत है। सर्विस ऑफ नोटिस कैसे होगी, ये होगी देखिए थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑब्लिक एसएचओ पुलिस स्टेशन अफोर मेंशन, यानी जिस थाने से एफआईआर है। अच्छा, यहां पे एक और चीज जरूरी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाराबंकी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, या जिस डिस्ट्रिक्ट का मैटर हो वहां पे बनाना पड़ेगा। और हाईकोर्ट में एक लीगल सेल कमेटी है
और इसके सर्कुलर के तहत जो है हाई कोर्ट लीगल सेल कमेटी हाई कोर्ट लखनऊ को भी पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी लीगल सेल अथॉरिटी होती है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट में जो होगी उसको पार्टी बनाएंगे। हाई कोर्ट में तो इसको बनाना है। अब उस हिसाब से कंप्लेनेंट का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं हुआ और ना कंप्लेनेंट की फैमिली का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज हुआ है। अब यहां से 482 की पिटीशन है। 482 की पिटीशन में बेसिकली जो हम क्वेश्चन मांगते हैं, बस जिस का वो जिक्र कर रहे हैं, चार्जशीट की क्वेश्चन मांगेंगे। कॉग्निजेंस ऑर्डर को चैलेंज करना जरूरी है। कॉग्निजेंस को इसलिए चैलेंज करना जरूरी है कि अगर कॉग्निजेंस को चैलेंज नहीं करेंगे और चार्जशीट क्वेश हो जाए तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस एफआईआर का जिक्र यहाँ पे है, उसके बाद में सेक्शंस यहाँ पे जिक्र है, और जब चार्जशीट वगैरह आ जाती है तो एक ट्रायल कोर्ट का नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, सेशन ट्रायल नंबर। अगर सेशन ट्रायल करती है तो एसटी हो जाता है, और अगर मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है तो वो उसका सिर्फ ट्रायल नंबर होता है। हमारे केस में चूंकि वो ट्रायबल बाय सेशन है इसलिए यहाँ पे सेशन लिखा हुआ। दो तरह का ट्रायल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और ट्रायबल बाय सेशन। उसमें फर्स्ट क्लास वगैरह का है, वो किसी और सीरीज में बात करेंगे। ये केस यहाँ पे पेंडिंग है, इस कोर्ट में पेंडिंग है। ये हमारी प्रेयर है। प्रेयर में बेसिकली चार्जशीट में ज्यादातर ये होता है कि हम चार्जशीट को चैलेंज करते हैं, उसके बाद में कॉग्निजेंस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, उसके बाद समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, और उसके बाद एफआईआर से निकली हुई जितनी भी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है, इंटायर क्रिमिनल केस को भी या इंटायर क्रिमिनल ट्रायल केस को भी चैलेंज करते हैं। और ये एक अच्छा फॉर्मेट है कि इंटायर केस जब खत्म हो जाएगा तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट सारे जितने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ चार्जशीट और एफआईआर लिखते हैं तो मान लीजिए कि उसमें वारंट हो गया, वारंट के बाद बीडब्ल्यू हो गया, बीडब्ल्यू के बाद एनबीडब्ल्यू हो गया, और अगर अपीयरेंस नहीं हुई 82 हो गई, 83 हो गई, अटैचमेंट की कार्रवाई हो गई, तो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए चीजें जो है समझने की जरूरत है, समझ के करना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए उसके बाद इंट्रीम स्टे की बात हम बराबर करते रहे हैं कि एआईआर एप्लीकेशन अलग से लगाइए, चाहे उसी केस में लिख दीजिए। हमने कहा कि फर्दर प्रोसीडिंग जो है इस केस की रोक दी जाए। हर केस में मैं कभी भी एप्लीकेशन फॉर इंट्रीम रिलीफ लिखना नहीं भूलता हूं। बहुत बार ऐसा हुआ है और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भूल गए तो कभी कभी इस छोटी सी बात से केस डैमेज होने का डर होता है, काउंटर रिजॉइंडर हो जाएगा, और एआईआर की अगर प्लीडिंग नहीं रहेगी तो केस बहुत कमजोर हो जाएगा। और अगर इंट्रीम एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई और काउंटर रिजॉइंडर हो जाए, उधर वारंट हो जाएगा ट्रायल कोर्ट से, तो पुलिस कभी भी अरेस्ट कर ले जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी ये तो हमने ये इसमें एक प्ली और ले लिया था कि हाईकोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर है और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है कि अगर कोई मैटर, मीडिएशन पे मैंने एक जिक्र और किया था इससे पहले थोड़ी सी, लेकिन यहां पे फिर से जिक्र कर रहे हैं कि मीडिएशन सेंटर में भी मैटर को आप रेफर करा सकते हैं अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या बहुत ग्रीवियस सेक्शंस वगैरह नहीं है, या दोनों पार्टी कंप्रोमाइज करना चाहती है किसी बात को लेकर करके। हालांकि पास्को एक्ट में बहुत बार ऐसा वर्डिक्ट आ गया है कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे मैटर में हमने खुद फाइल किया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है और ऑनरेबल कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को माना है। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट पे, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे, ये परिस्थिति डिपेंड करती है कि कभी कभी कोर्ट बहुत अच्छी होती है, काउंसिल की लेकनेस हो जाती है, कभी कभी काउंसिल बहुत अच्छे होते हैं, कोर्ट की तरफ से उस बात का एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो मे बी पॉसिबल ईच एंड एवरीथिंग। तो इस पे भी विचार करते रहना है
कि कब और कैसे क्या हो सकता है। और इसके बाद में हम एफिडेविट पे आते हैं। एफिडेविट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और हर एफिडेविट पे 10 रुपए का कोर्ट फीस लगेगा। ये हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में 10 रुपए की फीस लगेगी। और ये फोटो वेरिफिकेशन है। फोटो वेरिफिकेशन तो मैंडेट कर दिया है, यानी अब कोई भी क्लाइंट बाहर रहते हुए केस को फाइल नहीं कर सकता है। उसको एक बार हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पे आना होगा, जहां पे फोटो वेरिफिकेशन सेंटर है, उस पे आकर के वेरीफाई कराना होगा। उसके बारे में ये दिलशाद जी, अरमान जी और बदर जी अच्छी तरीके से जानते हैं। इन लोगों ने अपने अपने चैनल पे वीडियो भी बना रखे हैं। लिंक वगैरह इसमें भी डाल दीजिएगा हमारे में, ठीक है दिलशाद जी। उसके बाद पार्टी का यहाँ पे मेमो है। नाम है, नाम से खैर कोई उतना वो नहीं, उसको आप देख सकते हैं। ये पार्टी नेम तो अभी मैं ऊपर दिखा चुका हूं। ये एफिडेविट के फॉर्मेट पे होती है 482। यहाँ पे एफिडेविट है। एफिडेविट पे मैंने बार बार ये बात फोकस की है कि एफिडेविट पे नाम, एड्रेस और उसके बाद में एज, डिटेल, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, रिलीजन, ये सारी चीजें, प्रोफेशन और क्या क्या काम करते हैं वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ताकि ऑनरेबल कोर्ट ये कभी पूछने लगे काउंसिल के से कि आपका क्लाइंट क्या करता है। तो अगर ये सब चीजें आप डिस्क्लोज नहीं किए रहेंगे, या मान लीजिए मैटर मीडिएशन करना हो और ऑनरेबल कोर्ट कहे कि हाँ मीडिएशन का थोड़ा बहुत पैसा आप जमा कर दीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास वो नहीं रहेगा। तो एफिडेविट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से भरा होना चाहिए। और बाय द वे, अगर आपके काउंसिल किसी कारणवश अपीयर ना हो रहे हो, या वो स्टैंडिंग काउंसिल हो गए हो, या काउंसिल ही ऑनरेबल कोर्ट के जज होते हैं बाद में एलिवेट हो करके, अगर कोई ऐसा एलिवेशन हो गया हो, तो एड्रेस अगर करेक्ट रहता है तो ऑनरेबल कोर्ट आपको नोटिस भेज देती है। तो इसलिए एड्रेस आपको बहुत प्रॉपरली रखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपको ओपनिंग पैराग्राफ है कि आप ये फाइल कर रहे हैं और ये एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, इसको आपने पढ़ लिया है। फोटोग्राफ और वेरिफिकेशन ये आपने लगा दिया है, इसके बारे में कंटेंट करना है, इसके बारे में। बहरहाल अब ये बात यहां तक आ गई है। अब हाईकोर्ट रूल के हिसाब से और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक मामले में ऑर्डर करते हुए ये कहा कि आपको ये लिखना होगा कि जो एप्लीकेशन आप हाईकोर्ट में फाइल कर रहे हैं वो सीबीआई और पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एनआरएचएम और जीपीएफ स्कीम और एमपी एमएलए कोर्ट से रिलेटेड नहीं है। ये एक पैराग्राफ मैंडेटरी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो कोर्ट पिटीशन डिफेक्टिव हो जाएगी। एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि आपने कोई कैविएट एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड डाक और पोस्ट एनी वे आपने रिसीव नहीं किया है। यानी कैविएट के फॉर्मेट को मैंने एक वीडियो बनाई है। कैविएट क्या है आप उसको अलग से समझ सकते हैं, उसका लिंक हम दे देंगे। उसके बाद में ये आपको डिक्लेरेशन लिखना होगा कि आपकी ये फर्स्ट पिटीशन है 482 की। हालांकि इससे पहले मैंने एक सीआरएलपी की पिटीशन फाइल कर रखी है, और ये नीचे लिख दिया कि एप्लीकेशन नेचर की कोई चीज फाइल नहीं हुई थी। और हमने इसको बाद में ये डिस्क्लोज किया कि हमने क्या फाइल किया था। ये क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल किया था ऑनरेबल कोर्ट में, वो डिस्पोज ऑफ हो गई थी विद द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज टू फॉलो, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, सेक्शन 41 एंड 41A सीआरपीसी रिगार्डिंग नोटिस एंड आल्सो इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ केस ऑफ अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार रिपोर्टेड इन while arresting any person। तो मैंने ये बात जिक्र कर दिया था। कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड इतना, यानी ये जिस्ट मैंने जो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे रिट पिटीशन में ऑर्डर किया था उसका मैंने जिस्ट यहाँ पे नोट कर दिया है। और मैंने क्या किया, जिस्ट नोट करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। ये ऑर्डर की कॉपी ये मैंने लगा दिया है, इसको आप नीचे स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं। और उसके बाद में अब एप्लीकेशन में मैं रिलीफ क्या सीख कर रहा हूं, फॉर क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट वेरिंग केस क्राइम नंबर, इतना वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका था।
और ये पूरा डिटेल है, एफआईआर की कॉपी यहाँ पे एनेक्स कर दिया है, नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद चार्जशीट का नंबर है, डेट होता है और क्राइम नंबर है। ये मैंने कहा कि आईओ ने चार्जशीट फाइल कर दिया विदाउट एनी फियर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे एविडेंस को आईओ ने कहीं पे कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए ये हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है। हालांकि ये पैराग्राफ हमारा धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के जजमेंट से कवर करता है। धर्मपाल, ये जजमेंट बहुत अच्छा है फियर इन्वेस्टिगेशन पे। आप सकीरी वसु का भी जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, सकीरी वसु, ये भी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। ये नेट से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा जजमेंट है, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन पे है। उसके बाद में मैंने लिखा कि दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 4 इज द आंटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड शी इंस्टीट्यूटेड मैलिशियस वेक। शिकायत के बारे में हमने कहा कि ये सब चीजें हैं और पर्सनल गरज को तय करने के लिए है। ये पैराग्राफ भी लिखा कि चूंकि फैमिली का मैटर है और परमा फेसाई अगेंस्ट जो लगा रही है वो गलत है और इनका बैड इंटेंशन है लगाने का। अब ये मैंने अपने सबूत प्रूफ दिया कि हमारे एप्लीकेंट के वाइफ के तरफ से सीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन जो जन सुनवाई पोर्टल है, एक बार इस पे एक बार आप टेलीफोन कर दीजिए, काम हो चाहे ना हो, 75 बार फीडबैक लेते हैं। ऐसा मैंने जो है 2-3 बार शिकायत की थी, आज तक उसका गिरवांश तय नहीं हो पाया। बस वो पूछते हैं कि सर जो रिपोर्ट लगाई गई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड कह दिए तो क्लोज कर देंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो आपको डेली प्रताड़ित करते रहते हैं जन सुनवाई वाले। आपने कभी किया होगा तो आपका क्या फीडबैक है, आप भी कमेंट में लिखिएगा। अब मेरा जो एलिगेशन था कि जो धनीराम वर्मा सब इंस्पेक्टर हैं, धनीराम वर्मा सब इंस्पेक्टर ने एप्लीकेंट पे 107-16 और 151 की कार्रवाई की। ऐसे ही इन्होंने एक आध कार्रवाई और की और जन सुनवाई पे इन्होंने रिपोर्ट लगाई और उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से उसमें बहुत सारे मैटर्स हुए और ये एडमिटेड है। चार्जशीट के एक पैराग्राफ को मैं पढ़ाऊंगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैसे गलत तरीके से विवेचना करते हैं और आम नागरिक को कैसे हरेस करते हैं, कि सेम जो रिपोर्ट सबमिट किया, ये इनके खिलाफ तो स्ट्रक्चर पास करना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लकीर है, ऑनरेबल कोर्ट ने पहले तो कंसीडर किया बट सब्सिक्वेंटली पास को देख करके ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बहुत ज्यादा कार्रवाई करने की तरफ जो है नहीं बढ़ाए। तो अब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जहांगीराबाद डिस्ट्रिक्ट इतना, और इन्होंने रिमार्क किया था, बाकायदा हम इसको दिखा सकते हैं कि आईजीआरएस पोर्टल पे इन्होंने लिखा कि दोनों लोगों के बीच में फैमिली डिस्प्यूट है और कोई भी घटना नहीं हुई है। और जब कोई घटना नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सब्सिक्वेंटली चार्जशीट कैसे फाइल कर दिया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे इनकी जांच होनी चाहिए। और ये मैंने एनेक्सर लगाया यहां पे कि इस दिनांक को इन्होंने कहा कि ये दोनों लोगों के बीच में कौन सा डिस्प्यूट है, ये प्राइवेट डिस्प्यूट है, और प्राइवेट डिस्प्यूट पे 151 की कार्रवाई इन्होंने इनिशिएट कर दी। अब जब 151 की कार्रवाई इनिशिएट कर दी तो सब्सिक्वेंटली ये 151 की कार्रवाई को हमने सबूत के तौर पे लगाया। फिर उसके इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, 161 की हुई और इसके बाद में ये कार्रवाई हुई, 164 की कार्रवाई हुई और उसके बाद में मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद में जो चार्जशीट इन्होंने ब्लाइंडली फाइल कर दिया आईओ ने, यानी अपनी ही दी हुई पहले की रिपोर्ट को छुपाते हुए गलत तरीके से इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया।
अब ये चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी एविडेंस को देखे हुए कि उसी केस डायरी में ये लिखा हुआ है कि दोनों लोगों का प्राइवेट डिस्प्यूट है और दोनों लोग अपना डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड समन इशू कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट को के पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने समन इशू कर दिया। हमने लिखा कि एफआईआर लॉन्च की गई थी ड्रेन और इसके डिस्प्यूट के लिए, बहरहाल इस पे ये हुआ तो, और ये भी लिखा कि पनिशमेंट जो है वो बिलो 7 ईयर है और पुलिस इसके आधार पे अरेस्ट करना चाहती है और क्योंकि बहुत सारा एलिगेशन है वो हमने लगा दिया और इसमें पुलिस जो है जजमेंट, किसी जजमेंट को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर जो थे उसको भी कंसीडर नहीं किया और चार्जशीट इन्होंने फाइल कर दिया और जो उस केस में उन्होंने विटनेस बनाया वो सब घर ही के लोग हैं और पर्सनल वेंडेटा के तहत उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया और हमारी तरफ से जो एविडेंस दिए उस पे कहीं पे कुछ लगाया ही नहीं। और फैमिली हमने ये भी रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से कि चूंकि कोई घटना ऐसी हुई नहीं और मैटर फैमिली डिस्प्यूट का है, दैट मे बी सॉर्ट आउट बाय द मीडिएशन सेंटर एमसी सेंटर, that the applicant is ready to settle the dispute amicably, but due to some lack of the communication, matter not sought out. Therefore, interference of this honorable court is required in the interest of justice. ये कॉमन पैराग्राफ है कि ऑनरेबल कोर्ट इस मैटर में इंटरवेन क्यों करे और ये तो खैर अलाउ होने की जो भी पिटिशन फाइल होती है वो करनी होती है। एक चीज आप समझिए, यहां पे आप लोग भी गलती कर देते हैं, वेरिफिकेशन पैराग्राफ को समझिए बदर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज वाली पिटिशन में भी इस पैराग्राफ को लेकर के गलती हुई थी और जो ओथ कमिश्नर है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको खुद ये पैराग्राफ भरना है, जैसे आई द डेपोनेंट डू हियर वेरीफाई दैट द कंटेंट ऑफ पैरा 1, यानी पैरा 1 से इतना आप माई पर्सनल नॉलेज, तो जो पर्सनल नॉलेज पे है उसमें रिकॉर्ड शामिल नहीं है। ये पैराग्राफ पर्सनल नॉलेज में है और जिसमें रिकॉर्ड लगे हो जिसे एनेक्सर कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें एनेक्सर लगा होगा वो रिकॉर्ड का पैराग्राफ होगा। तो जैसे पैराग्राफ 5 में एनेक्सर लगा, 6 में लगा, 7 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, तो जिसमें एनेक्सर लगा होगा उस पैराग्राफ को कैसे कहेंगे कि ये पैराग्राफ सही है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, यानी दोनों पैराग्राफ को कभी कभी आप लोग घाल मेल कर देते हैं, वो सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत गलत है एफिडेविट में, और नोटरी एक्ट और एफिडेविट को भी अगर वो करें तो ये भी पैराग्राफ गलत हो जाएगा। इसलिए किस बात का ध्यान रखना है, जो फैक्ट का पैराग्राफ होगा वो अलग होगा जिसमें कोई एनेक्सर नहीं लगा होगा, और जिसमें एनेक्सर लगे होंगे वो पैराग्राफ किसके बेस पे होगा दिलशाद, ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड होगा बदर जी। और उसके बाद में लीगल एडवाइस के 2-3 पैराग्राफ जिसमें जजमेंट वगैरह आप साइट करते हैं वो पैराग्राफ किस चीज का होगा, लीगल एडवाइस पे होगा। तो ये भी पैराग्राफ को मेंशनिंग करना इंपॉर्टेंट है ना। लीगल एडवाइस का ये पैराग्राफ है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस। अब आपने मुख्यतः ये सारी चीजें देख ली। अब ये बात बता रहे हैं कि देखिए एनेक्सर 1 लगाया, एनेक्सर 1 पे हमने रिट पिटिशन फाइल किया था, सीआरएलपी की ये कोर्ट नंबर है, ये पार्टी नेम है और ये स्टेट है, यहाँ पे हमारा नाम है काउंसिल के रूप में, और ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। उसके बाद में ये हमारी तरफ से आर्गुमेंट किया गया था और हमने ये एफआईआर को चैलेंज किया था, ये यहाँ पे मेंशनिंग है, पूरा डिटेल है। ऑनरेबल कोर्ट ने 41 को कंसीडर करते हुए, जबकि
अगर ये देखें कि सेक्शन 29 ऑफ पास्को एक्ट वो इसके खिलाफ है, लेकिन चूंकि हमने इतना एनेक्सर लगा रखा था कि परमा फेसाई हम कोर्ट को ये कन्विंस करने में सक्षम हुए कि जो एफआईआर हुई है वो दर्ज कराई गई है वो माला फाइडी है, तो माला फाइडी पे अक्सर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो रिलीफ ग्रांट कर देती है। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ विद डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज concerned to follow the mandate of section 41A CRPC and also the direction issued by Honorable Apex Court in a case of Arnesh Kumar versus the State of Bihar reported in 2014 BSCC पेज नंबर 273। ये डेट ऑफ ऑर्डर है। तो ये चीजें आपको समझना है कि पास्को एक्ट में भी आप अगर चाहें तो अच्छी प्लीडिंग कर करके और अपना अच्छे से रिसर्च करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और रिलीफ मिल सकती है, उसमें कोई दुश्वारी की बात नहीं है। अब यहाँ पे ये एफआईआर है, क्योंकि एफआईआर के वर्जन को हम नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि विक्टिम का नाम छुपाना है, तो मैंने यहाँ पे एफआईआर फिर किसी कॉलम में पढ़ देंगे। आपको सिर्फ हम इतना पढ़ाना चाह रहे कि कॉग्निजेंस ऑर्डर क्या होता है। जैसे हमारे साथ बैठे हुए हैं बदर जी, इनको भी इस बात का कंफ्यूजन है कि कॉग्निजेंस ऑर्डर क्या है। ये चार्जशीट है, बेसिकली चार्जशीट देख लीजिए ऊपर ऊपर, फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट, और ये चार्जशीट है, किस कोर्ट में आई है, जिला है, क्राइम नंबर है और ये है, और सेशन केस नंबर पड़ा है जो अभी मैं ऊपर जिक्र कर रहा था कि अगर ट्राइबल बाई सेशन है तो वो सेशन केस नंबर पड़ेगा, एसटी नंबर, और अगर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है तो उसमें सिर्फ केस नंबर पड़ता है ना। अब देखिए हम कॉग्निजेंस ऑर्डर की बात कर रहे थे, इसको इंपॉर्टेंट है समझिए। ये दैट इज द कॉग्निजेंस ऑर्डर, ये ऑनरेबल जज का नाम है वहां के, और ये समस्त पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया, प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लेने का आधार पर्याप्त है, प्रसंज्ञान लिया जाता है, दर्ज रजिस्टर हो। अब अगर इस ऑर्डर का आपको रिवीजन फाइल करना हो तो हाउ यू कैन टेक अ ग्राउंड फॉर रिवीजन, इस केस को रिवीजन आप फाइल करेंगे तो आप खुद थक जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन का स्कोप बहुत लिमिटेड है। तो ये आपको क्या करना है, हम रिवीजन 397 या 399 रिवाइजेबल है, 401, तो आप रिवीजन तो फाइल कर सकते हैं। रिवीजन का स्कोप मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड है, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अभी रिसेंट में होनाया के केस में भी रिवीजन को बहुत लिमिट कर दिया है कि उसकी प्रोप्राइटर देखी जाएगी और उसके फेस ऑफ एरर पे क्या कमी है ये देखी जाएगी। अब इस पे क्या कमी है जब 4 लाइन का ऑर्डर ही है, इसमें कमी क्या दिखा पाएंगे जब उसमें सबमिशंस वगैरह लिखते और कोरोबरेट करते 161, 164 और जो विटनेसेस के बयान है, जो एविडेंस है, मेडिकल है, उसको अगर कनेक्ट करते कि मेड आउट हो रहा है कि नहीं मेड आउट हो रहा है, तब तो इस पे डिस्कशन होता। इसलिए फैक्ट पे अगर पिटिशन फाइल करनी है, फैक्ट एज वेल एज लॉ पे, तो मेरे हिसाब से रिवीजन का स्कोप उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आपको अगर लगता है कि रिवीजन का स्कोप है तो आप हमें भी अपडेट करने की कोशिश करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये हो गया कॉग्निजेंस ऑर्डर, और ये पूरी चार्जशीट है। कॉग्निजेंस को मैंने वहां पे टाइप करा दिया था क्योंकि साफ नहीं आ रहा था, आप यहां से चाहें तो आप इसको साफ पढ़ सकते हैं। समस्त पुलिस प्रपत्रों का समय का अवलोकन किया गया, प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लेने का आधार पाया जाता है। अब आपको अगर एक इनेक्सर दिखा दें तो अगर ये जज साहब खुद उस इनेक्सर को देखें तो मुझे लगता है खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। इस प्रसंज्ञान ऑर्डर को पास करने के बाद अगर एक मैं ऑर्डर दिखा दूं जो
विवेचक ने खुद लिखा है कि विवेचक ने, ये विवेचना की केस डायरी है। हमने इससे पहले बदर जी जिक्र कर रहे थे कि जो ललिता कुमारी का जजमेंट है, ललिता कुमारी का, उसमें केस डायरी पे बहुत फोकस किया गया है, पैराग्राफ 120 पे। एससीसी में रिपोर्टेड है, एससीसी 2014 वॉल्यूम 2 पेज 1, पैरा इसका 120 पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है। हम इस पैराग्राफ को सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये विवेचना अधिकारी ने कैसे मजाक किया है क्रिमिनल केस बना कर करके कि यहां से जनपद बाराबंकी के मध्य घरेलू बंटवारे को लेकर विवाद है, दोनों पक्षों में तनाव व कशीदगी व्याप्त है, दोनों पक्ष कभी भी लड़ाई कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। जांचबीट की सूचना सत्य पाई गई, अतः उभय पक्षों को चालान 107/16 सीआरपीसी माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज महोदय के समक्ष प्रेषित है। अब आप समझिए कि ये मैटर टोटल क्या है, घरेलू विवाद है, और घरेलू विवाद में कोई घटना नहीं हुई, और जब घटना नहीं हुई आपने 107/16 कर दिया। 107/16 करने के बाद उसी मैटर्स को घुमा फिरा करके आप 7/8 पास्को एक्ट में चार्जशीट फाइल कर रहे हैं पास्को में, और 354 में। तो कितनी बड़ी लेखनेस है कि अगर पहले घटना हो रही थी तो इन्होंने ये रिपोर्ट क्यों लगाई, और अगर पहले घटना नहीं हुई थी तो इन्होंने ये चार्जशीट इस सेक्शंस में क्यों लगाई। इसका जवाब एसपी बाराबंकी को देना चाहिए। इस संबंध में 2 बार पिटीशन फाइल हुई और स्टेट का ऑब्जेक्शन तक नहीं आया, सीआरएलपी में भी और 482 की पिटीशन में भी। अब आप देखिए, यहां मैंने पढ़ाया इसको फिर से कि दोनों के बीच में बंटवारे का विवाद है। अब जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कॉग्निजेंस ऑर्डर का, एक बार फिर से उसको देख लीजिए। ये समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लेने का आधार पर्याप्त है, प्रसंज्ञान लिया जाता है, दर्ज रजिस्टर हो। कैसे ट्रायल कोर्ट एक इनोसेंट आदमी को, इवन दो कि पुलिस की रिपोर्ट भी उसमें शामिल है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहां पे लिखा है कि जनपद बाराबंकी के मध्य दोनों के पारिवारिक बंटवारे को लेकर के घर को विवाद है। अब एक आम आदमी 7/8 का पास्को एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रा सेक्शन 29 पास्को एक्ट का नहीं कर पा रहा है, यानी हाईकोर्ट तक सेक्शन 29 को देखते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं की है। अब आप समझिए कि आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये 107/16 आईओ महोदय ने किया था, ये आप देख लीजिए। आईओ महोदय ने 107/16 की चालानी रिपोर्ट दी है। अब वही धनीराम वर्मा महोदय हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्होंने ही 107/16 की रिपोर्ट दी थी। तो इनकी पहले वाली रिपोर्ट सही है या उनकी बाद वाली रिपोर्ट सही है? अगर इनकी 107/16 की रिपोर्ट सही है तो इनकी चार्जशीट गलत है, और अगर इनकी चार्जशीट सही है तो इनकी 107/16 की रिपोर्ट गलत है। आखिर इन लोगों पे कार्रवाई, अब देखिए यहां ये एक इंपॉर्टेंट, अतः दोनों पक्षों का चालान अंतर्गत धारा 151 किया जाता है। यहां क्या लिखे हैं, यही रिपोर्ट, एक रिपोर्ट और देख लीजिए। दोनों पक्षों में काफी तनाव कशीदगी व्याप्त है। आइए क्या कह रहे हैं आगे, दोनों परिवारों के घरेलू बंटवारे को लेकर के विवाद है, और इन्होंने आईजीआरएस पे रिपोर्ट दी, 107/16 सीआरपीसी की रिपोर्ट दी, और एजाज की वाइफ की तरफ से कंप्लेन आई, उसका निस्तारण करते हुए रिपोर्ट दिया। कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसी ब्यूरोक्रेसी चल रही है, खुदा जाने।
और ट्रायल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने आंख बंद कर कर करके कैसे ऑर्डर पास कर दिया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 29 का प्रिजम्पशन ड्रा करते हुए और एक अलग तरह की रिलीफ दी कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन बेल फाइल कीजिए, बेल के साथ में डिस्चार्ज फाइल कीजिए, आप बने रहिए। मैं वो ऑर्डर भी अभी आपको दिखाता हूं। बहरहाल अब ये लगभग ये 107-16 की जो कार्रवाई थी वो यहां पे लगी हुई है। 107-16 वही धनीराम जी हैं, ये धनीराम आईओ, और इन्होंने ही बाद में इन्वेस्टिगेशन कर करके उसी मामले में चार्जशीट फाइल किया। तो हम तो खुद ही इनकी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा सहमत नहीं है। बाकी आप अच्छी तरीके से समझिए और उसको आप देख सकते हैं। वो ये 161 है, 164 है, ये मेडिकल है, और उसके बाद में यहाँ पे आईडी लगी हुई है। आईडी लगाना मैंडेट करता है। वकालतनामे में 100 रुपीज का बार में टिकट है, 5 रुपए की टिकट है। वकालतनामा आप ऑनलाइन लोड कर सकते हैं, ये वकालतनामा है, इससे कोई बहुत विशेष बात नहीं। अब आखिरी लाइन में आप जजमेंट देखिए। जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने ये पास किया। जजमेंट में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी नंबर 9779 ऑफ 2023 एजाज अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर एप्लीकेंट काउंसिल का नाम और ऑनरेबल जज का नाम ऑनरेबल जस्टिस राजू सिंह साहब, हर्ड लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ये पैराग्राफ है। और मैंने जो प्रेजेंट पिटिशन क्या हुआ था कि एप्लीकेशन फाइल हुई थी, चार्जशीट डेटेड इतना एज वेल एज कॉग्निजेंस ऑर्डर डेटेड इतना को, और एराइजिंग आउट केस क्राइम नंबर इतना अंडर सेक्शन इतना, और 7/8 पास्को एक्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट इतना, प्रोसीडिंग सेशन ट्रायल नंबर इतना, ये पूरी चीजें मांगी गई थी कि चार्जशीट, कॉग्निजेंस ऑर्डर, समनिंग ऑर्डर, और उसके बाद में सेशन ट्रायल नंबर एज वेल एज इंटायर प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आफ्टर आर्गुइंग एट सम लेंथ लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट डज नॉट वांट टू प्रेस, कि ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस नहीं हुई और कि सेक्शन 29 का प्रिजम्पशन ड्रा किया जाएगा, तो हमने इस पे एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑनरेबल कोर्ट से किया। तो ऑनरेबल कोर्ट इस बात पे रेडी हो गई कि अगर हम बेल मूव करें वहां पे और डिस्चार्ज मूव करें एट द अप्रोप्रिएट स्टेज पे, तो ऑनरेबल कोर्ट उस चीज पे, बेल पे और डिस्चार्ज पे, दोनों पे ऑनरेबल कोर्ट रेडी हो गई। तो हमने क्या किया, इस चीज को वो कर दिया, कंसेंट दिया, जिसपे स्टेट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, यानी एजीए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, जिसको एजीए बोलते हैं, considering the argument of the learned counsel for the parties and going through the record, it cannot be said that offense not be made out, सेक्शन 29 को करते हुए। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस तरह के डिस्प्यूट को 482 में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें को कोर्ट करते हुए कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने आरपी कपूर और इन सब केसेस में ये कहा है कि 482 को ज्यादा वाइडली एक्सरसाइज न करें। और 7 जजेस, मैंने मेरी तरफ से जो साइटेशन थी वो ये थी कि ऑनरेबल 7 जजेज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट अमरावती वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्टेड है 2004 57 ALR में, और लाल कमलेंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो 2009 में रिपोर्टेड है, और उसके बाद में हुसैन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो रिपोर्टेड है, इसमें हैज गिवन वेरियस डायरेक्शन टू क्रिमिनल कोर्ट टू एक्सपीडाइट एंड डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन इन द मेंशन डायरेक्शन क्वाइट क्लियर बैकड्रॉप ऑफ आर्टिकल 21, कि 21 के तहत किसी की भी अगर बेल एप्लीकेशन फाइल हो तो उसकी लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर होता है। ऐसे मामलों में उसकी बेल फाइल होते ही सुनवाई कर दी जाए। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक दो जजमेंट को और कोर्ट किया, ये सो मोटो रेट पिटिशन को,
और उसमें सर्टेन गाइडलाइन कोट करते हुए इस जजमेंट को ऑब्जर्व किया और इस जजमेंट में ये कहा कि द ड्राफ्ट ऑफ द रूल ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस which is the part of the judgment of chapter 5 rule 17 of the aforesaid rule. The bail application is non-bailable. Cases must ordinarily dispose of within a period of 3 to 7 days from the first date of hearing. If the applicant not dispose of, the presiding officer shall furnish explanation. यानी इसमें जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह कहा है कि 3 से 7 दिन के अंदर बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाना चाहिए, है ना। हालांकि अभी ये इस स्टेज पे चल नहीं रहा है ये सब, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी नोट किया कि सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइन दिया है, जिसमें यह कहा है कि बेल एप्लीकेशन में कैटेगराइज किया है कि अगर 7 साल या 7 साल से कम तक का है तो उसकी बेल इमीडिएट सुनवाई करना चाहिए। पैराग्राफ 10 से जो रिलेवेंसी है उसे देखना है। इन बैकड्राफ्ट ऑफ द अफोरसेड डिसीजन एंड कीपिंग इन माइंड एंटायरिटी ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, having regard to submission of the learned counsel for the applicant, the application is disposed of with the direction to the trial concerned that if the applicant applies for bail before the trial court within 30 days from today, his bail application shall be considered and decided explicitly within accordance with law for the aforesaid period till the filing and applying नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन, यानी इंटरिम मेजर्स से प्रोवाइड कर दिया। और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो ये है एक उसमें जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, इट इज ओपन टू द एप्लीकेंट, it is open to the applicant that he can move discharge application at the appropriate stage, and if discharge application is moved before the trial court, then same shall be considered and expeditiously by a written and speaking order. ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो सारी एलिबाई पेश की गई थी उसको देखते हुए स्पेशल केस को के सर्कमस्टेंसेस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि आप डिस्चार्ज भी अप्रोप्रिएट स्टेज पे फाइल कर सकते हैं और थ्रू काउंसिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी ट्रायल कोर्ट में अगर इस तरह के ऑर्डर होते हैं तो फाइल हो सकती है। यह 10/10/2023 का ऑर्डर है। अब बेसिकली ये हम बता रहे थे कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग में किस किस पैराग्राफ की रिलेवेंसी है। ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट में आप अपना सबमिशन रखें और सबमिशन के साथ साथ में केस को कैसे मॉडिफाई करते हुए कोई ना कोई रिलीफ आपको ऑनरेबल कोर्ट से लेना है, अदरवाइज क्लाइंट आपका जेल जा सकता है, उसकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमने ऐसे केस में जिस केस में इंटायर क्वेश्चन का मैटर है लेकिन क्योंकि प्राइवेट डिस्प्यूट और ये सेटलमेंट सेक्शन 29 वगैरह को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट उस बात से कन्विंस नहीं थी, इसके लिए ये एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए केस में दूसरा ट्विस्ट दे करके और सेम डे बेल का डायरेक्शन और अप्रोप्रिएट स्टेज पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने पे ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन ये हुआ कि स्पीकिंग और रेजेंट ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट उस चीज को डिसाइड करे। तो उम्मीद है कि आप पास्को एक्ट में कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे इसका मेमो ऑफ एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे और पार्टीज में अरे ऑफ द पार्टीज में किस किस को जिक्र करना है और पास्को के केस में विक्टिम का नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, ये मैंडेट हो गया है। ऐसी अगर विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करेंगे तो इसकी बिना पे भी पिटीशन का डिसमिसल हो सकता है। तो बहुत प्रॉपर केयरिंग के साथ आप पिटीशन को ड्राफ्ट करें और पिटीशन में अगर कोई ड्राफ्टिंग में डिफिकल्टी होती है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें या व्हाट्सएप पे आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं टेलीग्राम वगैरह पे तो हम उसको शेयर कर देंगे। ड्राफ्टिंग कैसे करनी है आज इस वीडियो पे हमने बताया कि पास्को में 482 कैसे फाइल करेंगे और कैसे ऑर्डर को मैंने मॉडिफाई करते हुए किस किस प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया है, वो सारा डिटेल मैंने आपको लाइव बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इंफॉर्मेटिव होगी। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो ड्राफ्टिंग करने में हमेशा चूक करते हैं या उनके पास ड्राफ्टिंग करने के प्रोसीजर्स नहीं हो रहे हैं। और हम इसी तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 6 बजे लाइव में। शुक्रिया, थैंक यू।